एडजॉर्प्शन आइसोबार, देखो हमने कल पढ़ा था फ्रेंडलिट एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल, वो टेम्परेचर कांस्टेंट पे था, मगर ये जो एडजॉर्प्शन आइसोबार है ये दो ग्राफ है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, इनको भी कर लेते हैं हम। तो हमने ये एक ग्राफ बनाया सेम किसके किसके रिस्पेक्ट में, सेम हमने रिस्पेक्ट में x बाई एम, ठीक है। वहाँ पर क्या था हमारा, वहाँ पर प्रेशर था, यहाँ पे टेम्परेचर है। एक बात और बता देते हैं, आइसोबार का मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर के अंदर हमने ग्राफ देखा। देखो दो तरीके के हमने टाइप्स पढ़े थे एडजॉर्प्शन के, कौन कौन से, एक तो था हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो इस बार में जो ग्राफ बना रहा हूँ वो फिजिकल एडजॉर्प्शन का बना रहा हूँ, ठीक है। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर देखो क्या होता है, जब आपने डिफरेंस पढ़ा होगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो खुद सोचो क्या, जब हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ना है, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि वो चीज़ ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, अब उसके ऊपर क्या कोई सब्सटेंस चिपक पाएगा जो चीज़ ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। तो इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। चलो ये होगी। फिर सेम मैंने किसका ग्राफ बना दिया, केमिकल एडजॉर्प्शन का, x बाई एम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर, और ये हमारा क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारी। अब देखो केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर ये होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था, जब आप किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होएगा रिएक्टेंट का, तो वो चीज़ क्या होगी, जल्दी रिएक्ट करेगी, जल्दी रिएक्ट करेगी मतलब एब्जॉर्ब हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या है, एक बार तो वो पूरा बढ़ता है, बढ़िया, ठीक है, मतलब पूरा हो गया, और जब वो अच्छी तरह बॉन्ड बन गए यानी कि पोडेट बन गया, और अभी भी आप उससे कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो क्या आएगा, एडजॉर्प्शन, जो चीज़ बॉन्ड बन गया वो दोबारा ब्रेक डाउन होगी। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंड के बाद और दोबारा क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, क्लियर है। तो ये ग्राफ है एक। अब हम पढ़ते हैं कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है रियल में कि कोलाइडल स्टेट, यहाँ से एक नया पार्ट शुरू हो जाता है हमारा, सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट को थोड़ा सा हटा के, ठीक है। तो देखो अब कोलाइडल स्टेट क्या होता है, तो कोलाइडल स्टेट को स्टडी करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस, ठीक है, थॉमस ग्रैहम, ग्रैहम, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंस के ऊपर एक स्टडी करी, ठीक है, किसके अंदर, 1861 के अंदर, 1861 के अंदर उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंस के ऊपर क्या करी, स्टडी करी, ठीक है। और जो डिफरेंट सब्सटेंस, कैसे डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर स्टडी करके उसको सेमी परमिएबल या एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से क्या करवाया, ठीक है, स्टडीड डिफरेंट सब्सटेंस and passes through एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू से उसे पास करवाया। तो पास करवाने के बाद वहाँ से दो क्राइटेरिया निकले, ठीक है, या दो केस निकले। एक था हमारा क्रिस्टलॉइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स, और दूसरा हमारा जो सब्सटेंस निकला था उसको क्या बोला, कोलॉइड्स। अब क्रिस्टलॉइड कौन से हो गए, क्रिस्टलॉइड के अंदर जैसे हमने क्या किया, वो सब्सटेंस जैसे कि कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, और क्या ले लो, शुगर ले लो, शुगर, यूरिया, इन सब को क्या कर दिया हमने, ठीक है। ये जो जितनी भी सब्सटेंस है इनको अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिज़ोल्व करने के बाद अगर ये हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं मिले, ठीक है, आफ्टर डिज़ोल्विंग दे अपीयर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जिसका एक पर्टिकुलर, जिस तरह NaCl है,
Na, एक Na दूसरा Cl, फिर यानी कि दो Na लगातार नहीं आ सकते, दो Cl लगातार नहीं आ सकते, ये सॉलिड स्टेट का पार्ट आ जाता है थोड़ा क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। यानी दे अपीयर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म कब, आफ्टर डिजोल्विंग, आफ्टर डिजोल्व, ठीक है, आफ्टर डिजोल्व। इसके अंदर वो हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में नज़र आ जाए या डिफ्यूज़ फॉर्म में, दे अपीयर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म आफ्टर डिजोल्विंग, ठीक है, और वो डिफ्यूज़ होंगे तो हम उनको, ठीक है, बाद में क्या बोलते हैं, वो हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, इन्हीं को हम क्रिस्टलॉइड को बोलते हैं। और कोलाइड कौन से होंगे, कोलाइड वो सॉल्यूशन हो जाएं, जैसे कि आप कौन सा एग्जांपल ले सकते हो, ग्लू, गम ले लो, गम और ग्लू, और एक गैलेटिन बोलते हैं, ठीक है, गैलेटिन, गैलेटिन, ये जितनी भी सब्सटेंस है ना ये, ठीक है, इनको जब आप डिज़ोल्व करोगे तो नॉट अपीयर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और वो डिफ्यूज़ भी नहीं होंगे, और उस क्लास को हमने क्या बोल दिया, कोलॉइड, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, कोलॉइड बोल दिया, और वही कोलॉइड बन के कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसकी एक तीसरी चीज़ और बन जाती है जिसको हम सस्पेंशन बोलते हैं, इन दोनों से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो कभी तुम्हें पूछे कि क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड क्या होता है, तो क्रिस्टलॉइड ट्रू सॉल्यूशन का पार्ट होता है, जब हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें क्लियर क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। जैसे आप नमक को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके देख लो, और जब आप गम को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो कुछ फ्लूइडी टाइप सा बनता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म नज़र नहीं आती, ठीक है, तो वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे ये 9th का टॉपिक है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, मैं एग्जांपल लूँगा और एग्जांपल के बाद हम उनके अंदर डिफरेंस करेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी सॉल्ट इन वाटर, राइट। और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन का जो एग्जांपल लेते हैं हम, सोप सॉल्यूशन, यानी कि सोप को पानी के अंदर डाल देते हैं और जो क्लाउडी क्लाउडी सा बनता है। और सस्पेंशन का बेस्ट एग्जांपल है हमारा चोक सॉल्यूशन। चोक को वाटर के अंदर डालते हैं, एक्चुअली वो पाउडर में कभी डिज़ोल्व होता ही नहीं है। अब ये पहला पॉइंट हो गया एग्जांपल के साथ। अब एग्जांपल को डिस्कस करूँगा। जब हम सोल्ट को वाटर के अंदर डालते हैं तो उसका साइज़, यानी कि पार्टिकल का साइज़ क्या आता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। और इसका कितना होएगा, इसका इन बिटवीन 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर, और इसका क्या है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, राइट। ये चीज़ इसका मेन डिफरेंस, ठीक है। इन दो पॉइंट के बाद इनके अंदर कितना मर्जी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अब सोल्ट, ठीक है, सोल्ट सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन और चोक सॉल्यूशन को, तीनों को लेंगे और डिफरेंस। अब देखो, जब मैंने ट्रू के अंदर क्या लिया था, ट्रू के अंदर मैंने एग्जांपल लिया था क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या लिया था, सोप सॉल्यूशन, और इसमें हमने क्या लिया था, सस्पेंशन, ठीक है। तो नेचर देखोगे तो ये होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है, ये भी हेट्रोजीनियस होता है। साइज़ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम। फिल्टर पेपर में से पास करोगे या ऑर्डिनरी एनिमल में से, दोनों में से पास हो जाता है। ये ऑर्डिनरी में से तो पास होता है मगर एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता, और ये दोनों में से पास नहीं होता सस्पेंशन के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल सेटल डाउन, यानी कि जब आप क्या कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में, तो आप सॉल्ट उन दोनों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, किसको, शुगर या सॉल्ट को वाटर में ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो घूमते रहते हैं। ये भी सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि सोप भी घूमता रहता है, ये ईजिली सेटल डाउन हो जाते हैं। विजिबिलिटी, सोप मतलब शुगर बिल्कुल दिखता ही नहीं है वाटर के अंदर। और इसके अंदर आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, सोप देखते हैं तो ये टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, विजिबिलिटी में बात करूँ। और इसके अंदर हमें आइस के थ्रू दिख जाता है, ठीक है, ईजिली दिख जाता है। इसके अंदर डिफ्यूज़ क्विक हो जाता है, इसमें बहुत ही स्लोली होता है, और इसमें तो कुछ होता ही नहीं है डिफ्यूज़। इसके अंदर क्लियर ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, इसमें हमें ट्रांसकुलेंट और ये ओपेक, ये डिफरेंस है जो हम 9th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और आ जाती है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। जैसे मैंने आपको सोल्यूट और सोलवेंट बताया था,
एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट बताया था। सिमिलरली डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम है। डिस्पर्स फेस कौन सा होएगा, वो सब्सटेंस जो डिस्पर्स मीडियम के अंदर डिफ्यूज़ होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले, और डिस्पर्स मीडियम कौन सा होएगा, जो डिस्पर्स फेस को अपने अंदर डिफ्यूज़ करके क्या बना ले, कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले। ठीक है, तो एक्चुअल में बनना कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन और सारी चीज़ें। ठीक है, ये चीज़।